हेलो डियर फ्रेंड्स, बहुत दिन बाद हमारी मुलाकात हो रही है। वेलकम टू डॉक्टर विकास फिटनेस। मिथ के चैप्टर को बीच में हमने ब्रेक कर दिया, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहेगी यार अब से बिल्कुल ब्रेक नहीं होगा। मुझे खुद बहुत मज़ा आता है इन सेशंस को लेने में, ताकि हम आपको वो रियल फैक्ट्स बता सकें जिससे कि आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकें। तो आज सीरीज़ में जो थर्ड मिथ है वो है कैफीन रिलेटेड, और इसके पीछे हम चार चीज़ों को हम देखेंगे हर बार की तरह। सबसे पहले उसके पीछे मेन आइडिया क्या है, उसके पीछे एविडेंस बेस्ड साइंस क्या है, नंबर 3 डिस्कशन क्या है, एंड नंबर 4 आखिर उसके पीछे फैक्ट क्या है, क्या हमें फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहले आते हैं इसके मेन आइडिया पर। मेन आइडिया ये है कि अगर आपको वर्कआउट करने जाना है तो वर्कआउट करने के पहले आपको कैफीन यूज़ करना चाहिए, ब्लैक टी यूज़ करना चाहिए, ब्लैक कॉफ़ी यूज़ करना चाहिए, उलोंग टी वगैरह वगैरह बहुत सारे टाइप के टीज़ होते हैं जिन्हें यूज़ करना चाहिए। और हमारे यहाँ लंकन टी है, आपके इजिप्टियन टी है, और ये सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टी हैं जिन्हें यूज़ किया जाता है। और देखिए, वैसे भी अगर कोई जिम जाता है तो इसी बहाने जिम वालों की 15-20 रुपए की, 25 रुपए की कमाई भी हो जाती है यार उन्हें। तो इसी बहाने एडिशनल जैसे आप कुछ खरीदारी करते तो एडिशनल चीज़ें रखी रहती है। अब जिम वालों की क्या रहती है, मेंबरशिप वगैरह में ज़्यादा थोड़ी ना कमाई होती है उनकी, तो लोग चाय कॉफ़ी बेच कर भी थोड़ा बहुत कमा लेते हैं। खैर चलिए, तो आपके पीछे मेन जो आइडिया तो आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं एविडेंस की। तो एविडेंस के लिए एक कॉलेज बेस्ड कुछ एविडेंस साइंस है, जो कि अमेरिका, जाहिर सी बात है हर बात है यार अमेरिका से रिलेटेड है, उसके बिना तो कोई बात ही नहीं शुरू होती, क्योंकि आप तो आयुर्वेद वगैरह सब मानते हो नहीं ना। आप तो जब अमेरिका ब्रिटेन का ठप्पा लगता है तभी तो हम मानते हैं। मैं बताना पड़ता है आप लोगों को। तो वो है, देखिए, जो नेशनल कॉलेज ऑफ एथलीट एसोसिएशन है उसका एक एविडेंस है कि वर्कआउट करने के पहले कैफीन लेने से एथलीट्स का जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाता है, बिकॉज उसके पीछे कोई डोपिंग या ऐसी कोई चीज़ें नहीं है। इसलिए कैफीन का कंसंट्रेशन चेक किया जाता है कि कितना कैफीन आपको लेना है। तो एथलेटिक डोज की अगर बात करें तो लोग 800 मिलीग्राम तक कैफीन यूज़ करते हैं अपने परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए। और ये ओलंपिक से लेकर के हर जगह से यूज़ किया जाता था। बाद में ये साइंस चेंज होने लग गया। तो ओल्ड साइंस आपको पता है, न्यूअर साइंस आपको नहीं पता है। तो इस पर हम सबसे पहले डिस्कशन करने वाले हैं। तो एक्चुअल में मिथ है कि वर्कआउट करने के पहले कैफीन लेना चाहिए। इसे हम अभी सॉल्व करने वाले हैं आपके फैक्ट के जरिए। तो नंबर 1 में आते हैं। देखिए, आपके आपके पास में ये बोर्ड है और इस बोर्ड में कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। मैं थोड़ा सा दूर हूँ तो आपको दिखाई पड़ेंगे नंबर्स क्या कहते हैं। तो सबसे पहले हम इस एविडेंस में नंबर पे आते हैं। 4.5 लिखा हुआ है नंबर 1। तो देखिए, जो कैफीन का जो पीएच होता है ना, वो होता है 4.5 के आसपास में। तो देखिए, पहली बात ये कि कैफीन तो बहुत एसिडिक है। तो मॉर्निंग उठ करके क्या आपको एसिडिक चीज़ों को लेना चाहिए का? तो ऑब्वियसली नहीं लेना चाहिए। तो इस एविडेंस के जो फैक्ट ये है कि आपको मॉर्निंग उठ के, बिकॉज देखो आप वर्कआउट करने वाले हैं। अब आते हैं कैफीन्स के मैकेनिज्म पर। हमारे ब्रेन्स में जो ब्रेन का हमारा जो सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, एक्चुअल में वहाँ पर कैफीन वर्क करता है। कैसे? हमारे ब्रेन में रिसेप्टर्स होते हैं, एडिनोसिन रिसेप्टर्स होते हैं, और ब्रेन में जो चैनल्स होती हैं, ब्रेन की नर्व्स एक दूसरे की तरफ जो कूद कूद के जो नर्व्स मैसेज को कैरी करती है, तो वहाँ पर रिसेप्टर्स होते हैं जो एडिनोसिन नाम के रिसेप्टर्स होते हैं। तो जब एडिनोसिन रिसेप्टर को ब्लॉक किया जाता है तो जो पोस्ट साइनेप्टिक जो एरिया रहते हैं वहाँ पर इनका जो कंडक्शन होता है वो बढ़ जाता है। तो वगैरह वगैरह बहुत सारे मैकेनिज्म है। तो उसको मेन पर्पस है उन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करना। तो एडिनोसिन का काम होता है एक तरह से स्लीप की ओर लाना, सुलाना, और इसका अगर उसे ब्लॉक कर देंगे तो वह जगाना, अलर्ट करना, ज़्यादा अटेंटिव कर देना। तो ये इसका काम होता है। तो इसका मेनली एक्शन किस पर है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर है। यही इसका फ़ायदा, इसके अलावा और कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन एक्चुअल में क्या वर्कआउट करने के लिए हमें केवल ये ध्यान देना ज़रूरी है कि हमारा सीएनएस कितना एक्टिव हो, या हमें ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारी बॉडी से लॉस क्या हो रहा है और उसका रिप्लेसमेंट कैसे करें, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहीं पर दो साइंस आएगा। एक ओल्ड साइंस जो कि एथलेटिक एसोसिएशन कहता था कि अलर्ट रहने के लिए, एक्टिव रहने के लिए कैफीन का डोज को धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते उन्होंने 800 मिलीग्राम तक कर दिया। लेकिन एक्चुअल में जो रिसेंट साइंस ये कहता है कि इमेजिन कीजिए कि आपके ब्लड को अभी टेस्ट किया जाए, और ब्लड को टेस्ट करने पर ऑल जो कंपोनेंट्स हैं उन्हें उनका फ्रैक्शन किया जाए, और उसके बाद आपको 2 से 3 घंटे का हाई परफॉर्मेंस वर्कआउट में आपको डाला जाए। देन आफ्टर आपका ब्लड टेस्ट लिया जाए। अब जो कंपोनेंट है इनका फ्रैक्शन करते हैं, तो जितनी डेफिशिएंसी है उस आधार पर अगर आपका डाइट मैनेजमेंट होगा तो कैसा रहेगा। तो ऑब्वियसली जो रिसेंट साइंस है कि जिस पर खास तौर पर जो ओलंपिक्स के लिए जो एथलीट प्रिपरेशन की जाती है आजकल इस मेथोडोलॉजी पर वर्क करते हैं ना, कि उस ओल्ड पर कि सिर्फ ताकत लगाए दौड़ गए। क्योंकि पहले डोपिंग वोपिंग के लिए काफ़ी सतर्कता रखनी पड़ती थी, तो इसीलिए उस समय
कैफीन ही इकलौती चीज़ थी जिसके दम पर आप थोड़ा सा परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते थे, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि सिर्फ कैफीन इंपॉर्टेंट नहीं है, 10 to 15 ऐसे वाइटामिन मिनरल्स हैं जिन्हें कि एज ए प्री वर्कआउट के रूप में ले करके भी थोड़ा सा फास्ट अपना जो अचीव किया जा सकता है। Right? तो हम देखें तो पहले तो वो है 4 5 यहाँ पर क्या आपको एनर्जेटिक चीज नहीं लेना चाहिए। अब जो अगला जो लिखा हुआ है वो है 15। अब 15 मतलब क्या है? 15 है माइक्रोग्राम। अब माइक्रोग्राम क्या? देखिए, अगर आप कैफीन जो नॉर्मल डोज है अगर वो आप अपने लेवल से ज्यादा रखेंगे देन उस कंडीशन में क्या होगी, आपका जो यूरिन आउटपुट है उसमें कैफीन 15 माइक्रोग्राम से अगर ज़्यादा आ जाता है, इट मीन्स अब आप में ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस ज़्यादा होने वाली। अभी कितना कैफीन है ये मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ, तो ठीक है। तो 15 माइक्रोग्राम अगर यूरिन कंसंट्रेशन बढ़ गया, ऑब्वियसली लैब टेस्ट होंगे, यूरिन टेस्ट होंगे। आमतौर पर सब कोई कराता नहीं है, सब सोचते हैं यूरिन टेस्ट मतलब बस वही जो डॉक्टर ने बोला है वही वाला यूरिन टेस्ट करा लो। भी आपकी बॉडी की हर एक चीज़ आपकी यूरिन के जरिए पता चलती है, इवन कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम सब आपके यूरिन से पता चलता है, ठीक है। तो ये 15 माइक्रोग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। अब आते हैं थर्ड। अभी 100 क्या है? देखिए, अगर कोई वर्कआउट करने उतर भी गया ना, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो अपने आप को अलर्ट करने के लिए उसे 100 मिलीग्राम तक का अगर कैफीन से मिल जाएगा तो चलो ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसा एडिक्शन वगैरह जैसी कुछ चीज़ें होंगी नहीं। तो आखिर एडिक्शन का लेवल क्या है कैफीन के लिए? तो ये जो बीच वाला जो है ना, इसको आप ऐसे देख लीजिए, ये। तो अगर कोई व्यक्ति 300 मिलीग्राम से ज़्यादा कैफीन अगर पर डे लेने लग जाएगा ना, तो उसे कैफीन का एडिक्शन होने लगेगा, यानी कि उसका एडिनोसिन सेंसिटिव हो जाएगा और व्यक्ति बार बार डिमांड करेगा कि नहीं मुझे कुछ मिल जाए, मुझे मिल जाए। और अगर वो नहीं मिलेगा ना तो उसको हेडेक होने लगेगा। क्या जो भी चीज़ें उसके साथ होगी ये मैं आपको भी बताने वाला हूँ, पर फिलहाल ये होता है उसका एक एडिक्शन लेवल कितना आपको चाहिए चाहिए। तो फिर ये 100 और 200 क्या लिखा हुआ है, तो देखिए समझते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं, यदि आप कोई लेडी प्रेगनेंसी स्टेटस में है तो उस समय उसके लिए कैफीन के लिए, अगेन ये मिथ है कि क्या प्रेगनेंसी में कैफीन नहीं लेना चाहिए। तो यस, बिकॉज जो कैफीन है वो फीडिंग में, प्रेगनेंसी में और फीडिंग दोनों में बेबी को मिलेगा, तो वो बेबी के हेल्थ के लिए उतना अच्छा नहीं है। इसलिए ये डोज सेट किया जाता है कि कितना, क्योंकि कुछ ऐसे एविडेंस भी आए थे जो ये बोले थे कि भैया कि अगर कैफीन को ज़्यादा लेंगे तो ये बच्चे में जो है वो जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ पैदा कर सकता है। बाद में इस एविडेंस को बोला गया कि अरे यार ये एविडेंस आप किस में किए हो? बोले हम तो चूहे में किए हैं। तो भैया चूहे को कितना कैफीन दिए थे? बोले हमने चूहे को ना 70 से ज़्यादा कप हमने उसको ना कैफीन का दिया था। 70 कप, आप समझ रहे हो? इतना छोटा सा चूहा, उसको 70 कप आप दिए हो। तो भैया कुल मिलाकर के एविडेंस फेल हो गया कि ऐसा कोई एविडेंस तो नहीं है कि कैफीन अगर आप लोगे तो इससे आपको कोई जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ पैदा हो जाएगी। ह्यूमन बॉडी यार इतनी बड़ी, उसके हिसाब से 70 कप नहीं फिर 700-800 कप उसको लग जाएंगे एक ही बार, मतलब एक लगातार देने में। तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, मतलब फिजूल टाइप के एक्सपेरिमेंट कर देते हैं, चूहे से आदमी कंपेयर कर देते हैं। खैर आप देखते हैं तो अगर प्रेगनेंसी की भी स्टेटस है तो रिकमेंडेड है 200 मिलीग्राम को क्रॉस नहीं करना चाहिए। अगर मैं इसको टी से कंपेयर करूँ ना तो यार एक चाय बहुत है। एक चाय जी 100 से 150 मिलीग्राम की हो जाती है। हालांकि आप गूगल वगैरह सर्च करोगे ना तो उसमें कहीं 40 दिया है, कहीं 50 दिया है, कहीं 70 दिया है, वेरियस टाइप ऑफ साइट्स, वेरियस टाइप ऑफ आंसर, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं आपको एग्जैक्टली बता दूं, मैं नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकता मैं अपने वीडियो में ऐसे ब्रांड्स एंड कंपनीज को, लेकिन मैं आपको एक हिंट कर रहा हूँ, उन सभी तमाम फेमस ब्रांड को जिनको आप यूज़ करते हो ना, एक रिपोर्ट रिसर्च के अकॉर्डिंग इनका जो कैफीन का जो कंटेंट है, इनके बॉक्स पे पहला तो लिखा नहीं होता है, और जो होता है वो 150 से 200 मिलीग्राम से ज़्यादा होता है, यानी कि एक चाय भी बड़ी खतरनाक होती है। मैं रिकमेंड करूँगा प्रेगनेंसी के केस में ज़्यादा कैफीन इंटेक ना करें, आपके बच्चे हेल्थ दोनों के लिए अच्छा बिल्कुल नहीं होगा। हम बात करते हैं 300। तो 100 आपने समझ लिया। वर्कआउट के समय अगर आपको कुछ भी नहीं है तो आपके पास ऑप्शन है केवल 100। अगर मैं बात किया 200 तो प्रेगनेंसी के लिए है, 300 हमने बात किया है तो ये एडिक्शन लेवल के लेकर के है। एंड जब आते हैं 400 लेवल, 400 लेवल भी वैसे तो एडिक्शन को ही लेकर के है, लेकिन 400 अगर मिलीग्राम कैल्शियम आपकी बॉडी में जाना स्टार्ट हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में अब आपका यूरिन कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है। तो जो मैंने जो यहाँ पर जो लिखा है ना 15 माइक्रोग्राम, 400 अगर वो हो गया, मतलब मान के चलो कि
अगर आपने 2 चाय 3 चाय पी डाली है तो आप मान लीजिए कि आपने ऑस्टियोपोरोसिस अपना बिल्कुल कराना बिल्कुल स्टार्ट कर दिया है, ठीक है ना। 400 मिलीग्राम इसका रीज़न है, तो बेटर है मैं बहुत इजीली चाय छुड़ा देता हूँ, ठीक है ना। इन वीडियो को देखने के बाद भी अगर आप ना चाय पीते हो ना तो मतलब शब्द नहीं मेरे पास में, क्या क्या करोगे आप अपने सेहत के साथ में। जनरल इन्फॉर्मेशन का है, लोगों को बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। बिकॉज मैंने कहा ना, जब तक अमेरिका ब्रिटेन का ठप्पा नहीं लगता आप लोग तो मानते नहीं हो। तो साइंस बेस्ड एविडेंस है। अब चलिए हम बात करते हैं कि कैफीन को कहाँ देना है कहाँ नहीं देना है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नंबर 1 हमने देखा कि प्रेगनेंसी को हमने देख लिया, वेरी हाई बीपी, हाई बीपी नहीं वेरी हाई बीपी, बहुत ज़्यादा अगर बीपी की शिकायत है तो आपको कैफीन देने की ज़रूरत नहीं है। एक आध कैफीन एक आध चाय ठीक है, लेकिन बीपी के पेशेंट का जो अगर एडिक्शन है तो इसको आप थोड़ा संभालिए, इनको थोड़ा रुक करके दीजिए। और ना बहुत सारे जो डाइटिशियन होते हैं, मेरे को आज तक समझ में नहीं आया कि ये जो डाइटिशियन होते हैं जो बनाते हैं सवेरे के समय लोगों के नाश्ते में चाय रखते हैं, शाम को चाय रखते हैं। अरे आपने देखा है क्या कि कौन से ब्रांड की चाय है? आपने तो अभी तक सर्वे भी नहीं किया है। तो मैं उन तमाम डाइटिशियन को भी रिकमेंड करूंगा कि ऐसा वाहियात रिकमेंडेशन ना करें कि लोगों को आप चाय पीने के लिए बोलें। बिकॉज ज़्यादातर लाइफ स्टाइल डिजीज उनमें कैफीन का बहुत बड़ा रोल है। इवन आप प्रेगनेंसी में भी चाय पीने के लिए बोल देते हैं, मैं बोलूँगा कि आप थोड़ा सा अवॉइड करें। नंबर थर्ड की बात करूँ, अगर एनजाइटी है किसी को, बहुत ज़्यादा उसको चिंता होती है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग उसको होता है, परेशानी उसको होती है, अंदर से बहुत ज़्यादा घबराहट होती है। इवन आप देखेंगे कि जो थायराइड के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें भी घबराहट की काफ़ी शिकायत होती है, राइट। उनमें इसीलिए कई थायराइड के पेशेंट्स लोगों को हार्ट रिलेटेड मेडिकेशन भी चलती है, लाइक मेटाप्रोलॉल, सम काइंड ऑफ मेडिकेशन। तो ऐसी कंडीशन में भी अगर आपको पता है कि इनकी स्टेप की मेडिकेशन चल रही है तो मालूम इसका है कि हाँ भाई इनको हेल्थ इश्यूज हैं तो इनको न दिया जाए, ये बेटर रहेगा। अगर फोर्थ की बात करूँ, जिनका यूरिनरी ब्लैडर कंट्रोल नहीं होता है, यानी कि यूरिन हो जाता है, ओल्ड एज में बहुत लोगों को यूरिन हो जाता है, पता है बाथरूम जाते जाते बहुत लोगों को यूरिन हो जाता है। कई जो बच्चे होते हैं वो बेड पर यूरिनेशन कर देते हैं। कई फीमेल्स होती हैं, इनका ब्लैडर रिटेंशन नहीं होता है, इनको थोड़ा थोड़ा यूरिन हो जाता है। बहुत लोगों को पता ही नहीं है, ऐसे लोगों को पता ही नहीं कि इसमें उनके चाय टी कॉफ़ी का कितना बड़ा रोल है। तो अवॉइड करें इनको, यूरिनरी रिटेंशन का जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ पर इसको अवॉइड करना चाहिए। मैं नंबर थर्ड फोर्थ पर मैं आता हूँ यहाँ पर, IBS, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज। देखिए जो कैफीन्स होते हैं ना, कैफीन आपके डाइजेस्टिव प्रॉब्लम को और वर्स्ट कर सकते हैं। उनमें से एक होते हैं इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, और इन्फ्लामेटरी डिजीज होते हैं लाइक क्रोन्स डिजीज होते हैं, सीलिएक डिजीज होते हैं, बहुत सारे कोलोन इश्यूज रहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में लाइक वहाँ पर कोई इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन है, कोई अल्सर है ना, म्यूकस प्रोडक्शन होता है, बैक्टीरियल ग्रोथ है, फंगल ग्रोथ है, तो ऐसी कंडीशन में आपको रोकना चाहिए, राइट। बिकॉज ये डायरिया का प्रमोट कर देता है। तो नंबर 6 अगर मैं बोलूँ तो आप बिल्कुल ऐड कर सकते हैं कि डायरिया के केस में आपको कैफीन को अवॉइड करना चाहिए। अगर हम नेक्स्ट बात करूं कि अगर कोई एपिलेप्सी का केस है, जाहिर सी बात है कि इनका जो एक्शन है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर है, यानी कि ब्रेन से रिलेटेड है। तो यस, एपिलेप्सी के केस में कैफीन रिकमेंडेड नहीं होता है, उन्हें कम देना चाहिए। और कुछ मेडिकेशन के साथ में इसका हल्का फुल्का इंट्रैक्शन भी होता है, तो थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। ऑस्टियोपोरोसिस मैंने आपको बता दिया, अगर बहुत सीवियर बोन लॉस है, आपका सीवियर आर्थराइटिस है और आप चाह रहे हो कि भाई अब आपकी बोन बचा लो, तो इधर से आपको डॉक्टर बेचारा कैल्शियम खिला रहा है, इधर से आप कैफीन इंटेक कर रहे हो, तो स्ट्रिक्टली स्टॉप, मैं कहूँगा कि स्टॉप योर कैफीन इंटेक, ये आप कर सकते हैं। ओवर स्ट्रेस की कंडीशन में आपको मना करना है। ग्लाउकोमा का भी केस होता है, आंखों में ग्लाइकोमा को मैं बाद में अलग से एक्सप्लेन करूंगा। तो उसमें बोल सकते हैं कि जो वेसल्स का प्रेशर एंड टेंशन बढ़ने लगता है, जिस वजह से ग्लाउकोमा में आपकी आंखों को नुकसान हो सकता है, राइट। तो इस समय भी आपको कैफीन को ड्रॉप करना चाहिए। बाइपोलर डिसऑर्डर्स के केस में भी आपको कैफीन को कम करना चाहिए, राइट। हालांकि जो अटेंशन डिफिशिट जो डिसऑर्डर्स होते हैं वहाँ पर इनका बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है कि जो बच्चे अटेंशन डेफिशिएट होते हैं उनको देने से क्या कोई गुड इम्पैक्ट पड़ेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, राइट। तो अब हमने देख लिया कहाँ इसको मना करा जा रहा है, लेकिन इसको लिया कहाँ पर जा रहा है। तो ऑब्वियसली देखो, अगर किसी को पेन होता है ना, माइल्ड पेन, तो उसे कैफीन दिया जा सकता है। मेजरली पोस्ट ऑफ सर्जरीज में दिया जाता है। आप देखेंगे कि जब आपका ब्लड निकाला जाता है तब आपको कैफीन कॉफ़ी वॉफ़ी आपको दिया जाता है।
सर्जरीज पोस्ट ऑप में लाइक गायनेकोलॉजिस्ट आपको प्रेफर करते हैं। इवन बेबी होते हैं तो बेबी होने के बाद दिया तो जाता है, हालांकि देखो एक तरफ दिया जा रहा है वो उस पेन को कम करने के लिए, लेकिन वो उस बच्चे के लिए और मदर के लिए बहुत सही नहीं होता है। तो दूसरे मेथड्स भी होते हैं। माइग्रेन एक बहुत बड़ा कारण होता है जहाँ पर एक्यूट हेडेक्स होते हैं, माइग्रेनस अटैक्स आते हैं किसी को, तो वहाँ पर जो कैफीन को एम्फेटामिन वगैरह के साथ मिलाकर ऐसे दे दिया जाता है, तो एस्पिरिन के साथ इसको दिया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में ये पेन किलर का काम करते हैं, ठीक। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है, राइट। तो इन सभी को देखते हुए फाइनली आपने ज़रूर सीख लिया होगा कि मिथ वर्सेस फैक्ट को। तो कैफीन जो है फाइनली किन्हें नहीं देना है और देना है आप समझ चुके हैं। सो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। एंड यस, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक करें, बिकॉज इतने सारे जो मिथ हैं जो लोगों को पता ही नहीं है आज तक। मैं चाहता हूँ कि देखिए हमारे जो एजुकेशन सिस्टम में एक लूप होल है कि हम हेल्थ के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। एंड फर्स्ट एवर मैं हेल्थ को जनरल एजुकेशन सिस्टम में लाने की तैयारी कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। इसमें आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, तो इसे ज़रूर लोगों तक पहुँचाएं। एग्जैक्टली फैक्ट्स एंड एविडेंस के आधार पर सारी चीज़ों को मैं आपको बताता हूँ, कंप्लीट रिसर्च के आधार पर। तो प्लीज़ इसको सपोर्ट करें, लोगों तक पहुँचाएँ और ख़ुद भी अपनी हैबिट को चेंज करें। थैंक यू सो मच एवरीवन। डॉक्टर विकास फिटनेस के साथ जुड़े रहें और एक से एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देते रहूँगा, आपकी हेल्थ को अच्छा करते रहूँगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपको। थैंक यू सो मच, बाय बाय।